Next principle is the precautionary principle, which is also known as PP. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब ऐसे नुकसान जिनके बारे में अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है, तो ऐसे इन्वायरमेंटल लॉसेस को भी कवर किया जाए। ह्यूमंस जब भी इन्वायरमेंट को यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट का लॉस होगा, लेकिन वह लॉस कितना हुआ है, किस नेचर का हुआ है, इसको बहुत बार शुरू में सही सही बताना बहुत मुश्किल है। So main objective of precautionary principle is to ensure that protecting the environment through precautionary measure, कि हम environment को protect करना चाहते हैं precautionary यानी डैमेज होने से पहले ही हम उसको बचाना चाहते हैं। तो इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या जाते हैं कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो भी बिजनेस में हो रही हैं जिससे इन्वायरमेंट को थ्रेट हो सकता है उनको प्रॉपरली मेजर करें। और ये जो प्रिंसिपल है ये एम्फेसिस देता है कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन हो ताकि समय समय पे इस चीज़ को इवेल्युएट किया जा सके कि क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका एक्सटेंट कितना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए सब्सटेंस और एक्टिविटी पोजिंग ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट इज प्रिवेंटेड, यानी नुकसान होने से पहले ही हम उस नुकसान को रोकना चाहते हैं फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट इवन इफ देयर इज नो कंक्लूसिव साइंटिफिक प्रूफ, यानी फिलहाल कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये जो एक्टिविटी है ये डैमेजिंग है, लेकिन अगर उसमें शक भी है कि हाँ ये डैमेजिंग हो सकती है तो ऐसी एक्टिविटीज को भी हमें रोकना चाहिए। No conclusive scientific proof of linking that particular substance or activity to the environmental damage, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कोई ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है जिसके कारण हमें शक है कि इससे इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है, हालांकि इसका कोई कंक्लूसिव साइंटिफिक प्रूफ फिलहाल नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटीज को भी और ऐसे चीज़ों को भी, सब्सटेंसेस को भी, पदार्थों को भी हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अनुसार रोकना चाहिए और उसके साथ साथ हमें उसके ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए ताकि हम सही में जान सकें कि क्या ये सब्सटेंसेस या एक्टिविटीज ये पोल्यूटिंग है या नहीं है। तो ये जो कौन कौन से सब्सटेंसेस को इसमें लाया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में लाया जाएगा, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो इसके लिए मेन मोटिव क्या है कि प्रिवेंट बिफोर द लॉस हैज बीन कॉज्ड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब ये जो प्रिंसिपल है दैट इज मेनली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल गवर्नेंस। It is the responsibility of government in every country or city or state to ensure that well-structured policies and procedures are maintained. जहाँ पर भी सोसाइटी होगी वहाँ कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होगा, रिसोर्सेज यूज होंगे, पोल्यूशन होगा, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो ऐसी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाए, ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जिससे वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके या रिड्यूस को जगह जगह पे इकट्ठा होने से रोका जा सके, जिससे इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। For this there may be some government agencies responsible and there may be some non-government also, NGOs जिसको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, they also may be held responsible. So this principle is putting the responsibility on government to propose such policies and procedures जिससे pollution को रोका जा सके। It states that efficiency of resource use be accomplished by the use of policy instrument. Policy instruments मतलब laws, procedures जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोसीजर्स बनाए, ऐसे लॉज बनाए, ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे इंसेंटिव्स दे जिससे जो वेस्टेज है या वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो, और ऐसी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करें जिससे इन्वायरमेंट को फायदा होता है। Next principle is principle of participation. This can also be called as principle of collective collaboration.
It is the duty of all to participate collectively in environmental decision making activity, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ता है, उन एक्टिविटीज में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है. Some participation areas are related to use of trees and other plants, soil, fish, wildlife, etc. अब ये क्या है? ये बेसिकली ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे खाने से संबंधित हैं या कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल रिक्रिएशन से संबंधित हैं. तो ऐसी चीज़ों के लिए सभी को मिल के उस रिसोर्स को बनाए रखने की ज़रूरत है. सेकेंड इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. जैसे गार्बेज है, जो घर का कूड़ा करकट निकलता है, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन का मटेरियल है, जो बिल्डिंग को गिराने के साथ जो मटेरियल बनता है, या केमिकली हैजार्डस वेस्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए ऐसी चीज़ों के में भी सभी को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है. अनदर इज पोल्यूशन. ये आप सबको मालूम होगा कि पोल्यूशन जो है वो बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है. तो जितना ज़्यादा उसका स्पैन है, जितना ज़्यादा स्प्रेड है पोल्यूशन का, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सभी को पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए. तो इस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. That information about participation in such activities is generated by social campaigns या camps organize करके या awareness create करके, ताकि जो बड़े गोल्स हैं environment को protect करने के, उसमें सभी को उसमें हिस्सेदारी का जो है मौका मिले. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इसका प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी को समानता, बराबरी का अधिकार देना, और उतना अधिकार देना है जिसके वो सही में हकदार हैं. ए बैलेंस इज टू बी मेंटेन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन वन हैंड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द अदर हैंड. दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी. कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एज वेल एज द नेसेसिटी टू मेंटेन द एनवायरमेंट. ये भी नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना किया जाए, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. इसको हम एक अलग लेवल पे भी देख सकते हैं. दैट इट ऑल्सो मीन्स बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल. यानी जो भी रिसोर्स कुदरती तौर पे अवेलेबल है उसके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनली अवेलेबल होना चाहिए. तो आप किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करिए. आपके घर में अगर कुआं लगा हुआ है या आपके घर में वाटर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाटर को वेस्ट करें, बिकॉज यू शुड यूज ओनली दैट मच ऑफ रिसोर्स जो कि आपके हिस्से में आता है. बाकियों को भी उस रिसोर्स की ज़रूरत है, इसलिए आप जो रिसोर्स यूटिलाइज करें दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर नीड, सो दैट सम इज लेफ्ट फॉर द अदर्स ऑल्सो. अब बात आ जाती है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की. इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वेस्टफुल मैनेजमेंट की रेगुलेशन है. तो कई तरह के लॉज इंडिया में एप्लीकेबल हैं. और इंडिया में जो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, ये एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है. Organization, they are asked to exhibit the environmental issues in their statement. Environmental accounting and reporting is a voluntary exercise in India. The organization preferring to exhibit environmental issues in their statement enjoys several benefits. उससे उनका इमेज इम्प्रूव होता है, उनके प्रोडक्ट का इमेज इम्प्रूव होता है. एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज दे हैव टेकन रिपोर्टिंग ऑन एनवायरमेंटल आस्पेक्ट एट मोर ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. वो इसको कानून के अनुसार तो रिपोर्ट करती है, लेकिन इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना नहीं समझती. लेकिन बेहतर क्या होगा कि वो इसको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी समझे और इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, और जो रिपोर्टिंग है उसको सही तरीके से करें, फेयर इंफॉर्मेशन दें, ताकि उसके बेसिस पे जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के और जो दूसरे तरीके हैं उनको खोजा जा सके.
एनवायरमेंटल एक्टिविटी शुड नॉट बी गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव अलोन। सिर्फ फायदा नहीं देखें, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर भी जरूर ध्यान दें। तो जब अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस तीनों के ऊपर इक्वल इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। ज़रूरत है पब्लिक को अवेयर करने की। जो दुनिया में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, उनको संभालने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए everyone needs to be educated. The study and practice of bioethics should be made a part of veterinary profession and even in the primary education itself. यानी छोटेपन से ही, बचपन से ही बच्चों को इन्वायरमेंट एजुकेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ बायो एथिक्स के बारे में जो जानकारी है वो हर प्रोफेशनल को होनी चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। If reformative measures are not taken, then we may face extinction of life.